Welcome back to the aphorism series. In this video, we are going to talk about aphorism number 45. Let us start by briefing. Aphorism number 41 states formation of complex diseases. Aphorism number 42 states dissimilar diseases complicate one another. Aphorism number 43 states what happens when two similar diseases meet together. Aphorism number 44 states similar diseases neither repel, suspend, nor form complex diseases. Aphorism number 45 states how two similar diseases work. Let us start by reading the aphorism. No two diseases differing, it is true in kind, but very similar in their phenomena and effects, and in the sufferings and symptoms they severely produce, invariably annihilated one another whenever they meet together in the organism. The stronger disease namely annihilates the weaker, and that for this simple reason, because the stronger morbific power, when it invades the system by reason of its similarity of action, involves precisely the same part of the organism that were previously affected by the weaker morbid irritation, which consequently can no longer act on these parts but is extinguished, or in other words, the new similar but stronger morbific potency controls the feelings of the patient, and hence the life principle, on account of its peculiarity, can no longer feel the weaker similar, which becomes extinguished, exists no longer, for it was never anything material but a dynamic spirit-like conceptual affection. The life principle henceforth is affected only, and this but temporarily, by the new similar but stronger morbific potency. इस एफोरिज्म में डॉक्टर हेनेमन कह रहे हैं कि जब दो सिमिलर डिजीजेस मिलती हैं, सिमिलर किस चीज़ में? सिमिलर इन द मैनिफेस्टेशन, इन द फिनोमेना, इन टारगेटिंग अ पर्टिकुलर ऑर्गन, तो जिनका फिनोमेना सेम हो, ऐसी डिजीजेस, ज़रूरी नहीं कि वो काइंड में सेम हो, दे शुड डिफर इन काइंड, ठीक है। ऐसे जब दो डिजीज़ेस मिलती हैं एक ह्यूमन बीइंग में, तो जो भी स्ट्रॉन्गर होती है वो वीकर को एनहिलेट कर देती है, परमानेंटली एक्सटिंग्विश कर देती है, ख़त्म कर देती है। और जो स्ट्रॉन्गर मोबिफिक पावर है, ये भी सिस्टम में उसी तरीके से इन्वेड करती है या उसी तरीके से एंटर करती है जैसे वीकर मोबिड अफेक्शन ने एंटर किया है। जिस पार्ट को वीकर इरिटेशन अफेक्ट करती है, जिस ऑर्गन को, जिस पार्ट को, उसी पार्ट को ये स्ट्रॉन्गर वाली भी अफेक्ट करती है, और जैसे ये स्ट्रॉन्गर वहाँ पहुँचती है, वीकर अपने एक्शंस खो देती है, इट गेट्स एक्सटिंग्विश्ड। यहाँ पर डॉक्टर हेनेमन ने कहा है द न्यू सिमिलर स्ट्रॉन्गर मोबिफिक पोटेंसी कंट्रोल्स द फीलिंग्स ऑफ द पेशेंट। पेशेंट की फीलिंग्स कंट्रोल कर सकती है, एंड हेंस द लाइफ प्रिंसिपल ऑन अकाउंट ऑफ इट्स पेक्युलैरिटी कैन नो लॉन्गर फील द वीकर। ये फीलिंग कैसे चली जाती है कि वीकर अफेक्शन भी थी वहाँ पे? क्योंकि जो न्यू पोटेंसी है हमारी, जो स्ट्रॉन्गर पोटेंसी है, वो क्या करती है? हमारी बॉडी की फीलिंग्स को कंट्रोल करती है। क्योंकि ये जो अफेक्शन थी, जो पहले से एग्जिस्टिंग कंडीशन थी पेशेंट की, जो वीकर अफेक्शन थी, वो बेसिकली मटीरियलिस्टिक नहीं थी, वो हमेशा से एक डायनामिक अफेक्शन थी। तो जब हमने पेशेंट को एक स्ट्रॉन्गर पोटेंसी दी, तो क्या हुआ? ये डायनामिक अफेक्शन ऑटोमेटिकली एक्सटिंग्विश हो गया जो पहले से प्रेजेंट था, और अब जो पेशेंट जिस चीज़ से अफेक्टेड है वो है स्ट्रॉन्गर मोबिफिक पोटेंसी से, जो कि एक टेम्पररी पीरियड के लिए है। क्योंकि ये आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड है, तो एक टाइम के बाद वो अपने आप ख़त्म हो जाएगा। इसका ये मतलब हुआ कि अब सिर्फ जो अफेक्शन है वो सिर्फ वाइटल प्रिंसिपल पे, लाइफ प्रिंसिपल पे, यानी कि वाइटल फोर्स अफेक्टेड है, और वो भी टेम्पररी पीरियड के लिए, जो कि सिमिलर और स्ट्रॉन्गर मोबिफिक पोटेंसी देने की वजह से है। जैसे ये टेम्पररी पीरियड चला जाएगा, वाइटल फोर्स विल बी रीस्टोर्ड एंड पेशेंट विल बी रिस्टोर्ड टू हेल्थ। इसके फुटनोट देख लेते हैं। पहला फुटनोट है जहाँ पे उन्होंने एफोरिज्म 26 का मेंशन किया है, जस्ट फॉर द रेफरेंस कि वो डिफरिंग इन काइंड क्यों बोल रहे हैं। और जो सेकेंड एफोरिज्म है उसमें उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, जस्ट एज द इमेज ऑफ लैम्प्स फ्लेम इज रैपिडली ओवरपावर्ड एंड इफेस्ड फ्रॉम आवर रेटिना बाय द स्ट्रॉन्गर सन बीम इम्पिंगिंग ऑन द आई। जैसे लैम्प के फ्लेम के सामने सूरज की रोशनी हमारे रेटिना को ओवर पावर कर लेती है, सिमिलर इज द केस कि ही एक स्ट्रॉन्गर अफेक्शन वीकर अफेक्शन को परमानेंटली एक्सटिंग्विश कर देती है। यहाँ पर जो फ्लेम है, ये फ्लेम एक वीकर अफेक्शन है जो ऑलरेडी प्रेजेंट है, और जैसे ही आप ब्राइट सनलाइट में आते हैं,
कैंडल का फ्लेम डिफ़िकल्ट हो जाता है देखना। फ्लेम की रोशनी सनलाइट की रोशनी से बहुत कम होती है, इसलिए हम उसको नहीं देख पाते, इसलिए हमारा रेटिना एडजस्ट नहीं कर पाता। सिमिलर इज़ द केस विद द नेचर्स लॉ। एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन रीड करते हैं। डॉक्टर हेनेमन लेज डाउन 2 conditions for the natural cure to take place. The first one is 2 diseases have to be similar in phenomena, and second, they need to differ in kind. The phenomena here refers to the pathological manifestation of a disease or infection. For example, the phenomena associated with chickenpox are fever and eruptions on skin. Similarly, the phenomena associated with measles are fever and eruptions on skin. तो दोनों का जो फिनोमेना है सेम है। चिकन पॉक्स भी फीवर और इरप्शन करता है, मीजल्स भी फीवर और इरप्शंस करते हैं। नाउ द इरप्शंस ऑन दिस स्किन आर नॉट सेम, दोनों सेम नहीं है, बट द ब्रॉड फिनोमेना डू मैच, सो देयर इज लॉट ऑफ सिमिलैरिटी। Differing in kind means that basic nature or the causative organism of the 2 diseases should be different. तो हमें ये पता है कि चिकन पॉक्स और मीजल्स हालांकि इनका फिनोमेना सेम है, पर इनका पैथोलॉजिकल कॉज बहुत अलग है, दोनों अलग अलग वायरसेस की वजह से होते हैं। सो द एफोरिज्म here states that a stronger similar disease annihilates the weaker one, which is similar in phenomena but differs in kind. In the footnote, he gives example of a candle flame that becomes difficult to see in bright sunlight. That's all in the video. Thank you for watching.